हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रहीम के दोहे की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचोटी शीर्षक की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय बताना उचित समझते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या लिखा गया है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1886 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? चिरगांव में। किस जिला में हुआ था? झांसी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। तथा माता का नाम काशी बाई था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त काव्य प्रेमी थे। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए थे। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। देश प्रेम राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ। तो चलिए अब मैं आपको इनकी रचनाएं बताते हैं। रचनाएं हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचोटी, जय दरथवध, जय भारत, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इनके द्वारा रचित पंचोटी शीर्षक के पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक परकट करती है धरती हरित तीर्णों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं रातकालीन पंचोटी की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। चंद्र यानी कि चंद्रमा। मैथिली शरण गुप्त जी जो है रात के समय पंचोटी की प्राकृतिक सुषमा यानी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु चंद्र यानी कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल यानी कि जल और थल में सभी जगह खेल रही हैं। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में सभी जगह खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की जो स्वच्छ चांदनी हुई है वह बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन यानी कि धरती, अंबर तल यानी कि आकाश में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है वह धरती और आकाश तल में ऐसे बिछी हुई है, उसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इन धरती और आकाश के बीच में कोई सफ़ेद चादर बिछा दिया हो।
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। फिर मैथिली शरद गुप्त जी आगे कहते हैं, पुलक प्रकट करती है, पुलक यानी कि प्रसन्नता प्रकट कर रही है, धरती यानी कि पृथ्वी, हरित यानी कि हरे, तीनों की नोकों से यानी कि घास के तिनकों की नोकों से। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मनोहर वातावरण को देख करके धरती भी अपनी हरी हरी घास की तिनकों की नोकों से पुलक प्रकट करती यानी कि प्रसन्नता को प्रकट कर रही हैं। मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं तर भी यानी कि वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से ऐसे लग रहे हैं जैसे वृक्ष भी झूम रहे हैं। इस मनोहर वातावरण को देख करके वृक्ष भी आपस में झूम रहे हैं, प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो ये चलो एक बार मैं आपको पुनः फिर से बताते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में सभी जगह खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है धरती और आकाश तल में ऐसे बिछी हुई है जैसे लग रहा है कोई धरती और आकाश के बीच में कोई सफ़ेद चादर बिछा दिया हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मैथिली शरण गुप्त जी आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धरती भी अपनी हरी हरी घास के तिनकों की नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही है यानी कि पुलक प्रकट कर रही है। इस मनोहरम वातावरण को देख करके मानो झूम रहे तर भी मंद पवन के झोंकों से। तर भी यानी कि वृक्ष भी हवा के धीमी झोंकों से ऐसे लग रहे हैं जैसे आपस में झूम रहे हैं, प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों यदि आप लोग इसमें अलंकार खोजना चाहते हैं तो देखिए इसमें चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है? क्योंकि देखिए इसमें चा 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 वर्ण की एक बार नहीं कई बार आवृत्ति हुई है तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। यदि आप इसमें भाषा जानना चाहते हैं तो भाषा खड़ी बोली है। यदि आप इसमें रस जानना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किए हैं। और इधर देखिए जहाँ लिखा गया मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों में, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त किया गया है। और मानो शब्द जो है यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। जहाँ पर मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्द पाए जाएं तो समझ लीजिए जो वहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा है यह कौन धनुधर जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टगत होता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बताने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको इसका प्रसंग बताते हैं। इसमें कवि ने पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि क्या लिखा गया है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर यानी कि पत्तों की कुटिया। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने, किसके सामने? कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर यानी कि साफ पत्थर पर जो है धीर वीर निर्भीक बना। कोई धनुष को धारण किए हुए धैर्यशाली वीर तथा निर्भीक यानी कि निडर मन वाला व्यक्ति जाग रहा। यह कौन धनुष? उनके मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन धनुधर है, ऐसा कौन सा धनुषधारी है जो इस समय रात के शांत वातावरण में जाग रहा है जबकि भुवन पर सोता है, जबकि सारा संसार इस समय सो रहा है। या ऐसा कौन सा धनुषधारी है? यह धनुषधारी तपस्वियों जैसा भेष बनाए हुए भी मुझे ऐसा सुंदर लग रहा है मानो भोगी, मानो कि सांसारिक सुखों में लुप्त। भोगी का यहाँ तात्पर्य है सांसारिक सुखों में लुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि मानो
मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव। कामदेव योगी सा बना दृष्टिकर होता है, योगी के रूप में धारण करके यहाँ बैठा हो। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको बताते इसकी व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचोटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, मतलब पंचोटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख यानी कि उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर कोई धनुष को धारण किए हुए धीर यानी कि धैर्यशाली, वीर, निर्भीक यानी कि निडर, मन यानी कि मन वाला व्यक्ति जाग रहा है, जबकि सारा संसार इस रात के शांत वातावरण में सोया हुआ। या ऐसा कौन सा धनुषधारी है जो इस समय जाग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह धनुषधारी तपस्वियों जैसा भेष बनाए हुए कोई वीर ही लगता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव योगी के का रूप धारण करके यहाँ बैठा हो। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। किस व्रत में है बरती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। तो बच्चों इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं। इसमें पंचोटी में चांदनी छिटक रही है, एक कुटिया के आगे लक्ष्मण बैठे हुए हैं, उनके विषय में विविध प्रश्न करता हुआ कवि कहता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। किस व्रत में है बरती वीर, व्रत यानी कि संकल्प, बरती वीर यानी कि लक्ष्मण के लिए आया है। मैथिली शरण गुप्त जी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि यह जो लक्ष्मण है ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है वीर लक्ष्मण, या निद्रा को यूं त्याग किया। इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिन्होंने अपनी निद्रा का ही त्याग कर दिया। राजभोग के योग विपिन में, या तो राज के भोग सुखों का योग राज के भोग का सुख का भोग करने वाले हैं। विपिन में बैठा आज विराग, जो आज इस बाग बगीचे में बैराग के रूप में बैठे हुए हैं। पुनः एक बार फिर से देखिए। मैथिली शरण गुप्त जी मन ही मन सोच रहे हैं कि किस व्रत में है बरती वीर, यह जो लक्ष्मण ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिए हैं, ऐसा क्या उस कुटिया में धन है जिन्होंने अपनी निद्रा का ही त्याग कर दिए। राजभोग, जबकि ये राज के सुखों का भोग करने योग्य है। विपिन में बैठा आज विराग ले, जो आज इस बाग बगीचे में बैराग के रूप में तपस्वियों के रूप में बैठे हुए हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। फिर जो है मैथिली शरण गुप्त जी है मन ही मन प्रश्न पूछते, मन ही मन विचार कर रहे हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन, उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसका वह प्रहरी यानी कि पहरेदार बने हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका वह पहरेदार बने हुए हैं, जिसमें वह अपनी निद्रा का ही त्याग किए हैं, जो राज के सुखों का भोग करने योग्य हैं, जो आज इस बाग बगीचे में बैराग के रूप में बैठे हुए हैं। तो उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसके वो पहरेदार बने हुए हैं। फिर आगे कहते हैं, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। रत यानी कि लगातार, जिनकी रक्षा में ये अपना तन मन और जीवन सब कुछ लगा दिए हैं, सब कुछ समर्पित कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद के पद्यांश को पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। मृत्युलोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, बिजन देश है निशा सेच है, निशाचरी माया
ठहरी। तो बच्चों इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि पंचोटी की रात्रि जो है अत्यधिक आकर्षक है। यहाँ पर एक सुंदर पर्णकुटीर में राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। लक्ष्मण वीर भेष में कुटी का पहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत अंश में कवि उस धन की महानता का वर्णन कर रहा है जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण हमेशा तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं मृत्युलोक मालिन मेटने। मृत्युलोक यानी कि मृत्युलोक, मालिन यानी कि पापों को। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए, मेटने यानी कि मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई, जो अपने स्वामी के संग अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने, जो यह तीनों लोगों की लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता जी ने यह कुटिया आज अपनाई है। इस कुटिया को आज अपना ली हैं। वीर वंश की लाज यही, यह तो वीर वंश की लाज है, वीर वंश की लज्जा है। फिर क्यों वीर न हो पहरेरी। फिर जो है मैथिली शरण गुप्त जी मन ही मन प्रश्न पूछ रहे हैं कि फिर क्यों वीर न हो पहरेरी। तो इसका पहरेदार कोई वीर ही हो सकता है। विजन देश है, यह जो देश है यह निर्जन देश है। निशा शेष है, अभी रात जो है बहुत शेष बाकी है। निशाचरी माया ठारी, और यहाँ पर जो है राक्षसों की माया ठहरी हुई है। एक बार पुनः फिर से देखिए, मृत्युलोक मालिन मेटने स्वामी संग जो आई है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है कहते हैं कि मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई, अपने स्वामी के साथ जो आई हुई हैं, अर्थात कौन आई हैं, सीता जी आई हैं। किसके साथ, श्री रामचंद्र जी के साथ। तीन लोक की लक्ष्मी ने, तीनों लोगों की जो लक्ष्मी है, जो सीता जी हैं, यह कुटिया आज अपनाई है। इस कुटिया को आज अपना ली हैं। वीर वंश की लाज यही, यह तो वीर वंश की लज्जा है। फिर क्यों वीर न हो पहरेरी। फिर मैथिली शरण गुप्त जी मन ही मन प्रश्न विचार करते हैं, इस कुटिया का पहरेदार कोई वीर ही हो सकता है। विजन देश है, यानी कि निर्जन प्रदेश, या पंचोटी जो है निर्जन प्रदेश है। निशा शेष है, यानी कि अभी रात के समाप्त होने में पर्याप्त देरी है। निशाचरी माया है, निशाचरी यानी कि राक्षसों की माया, जो कि अभी चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। तो इस कुटिया में रहने वाली सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटिया का पहरेदार अत्यधिक वीर ही हो सकता है। तो बच्चों आज का पद्यांश पूर्ण रूप से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा भी करते हैं कि आप लोग को इस पद्यांश की व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग यह वीडियो 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो मैं आप इसी तरह का वीडियो अगले वीडियो के साथ लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।